इसके सामने अब एक बड़ी चुनौती थी कि बिना अपनी सत्ता या संपत्ति गंवाए और बिना प्लेबियंस की समस्या का हल किए इस खतरनाक होती भीड़ को कैसे शांत करे। और इसी चुनौती से निपटने के लिए पेट्रिशियंस ने एक ऐसी शातिर चाल का इजाद किया जो इतनी खतरनाक साबित हुई कि आज तक दुनिया भर के पावर में बैठे हुए लोग इस चाल का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखते हैं। इसी हथियार का इस्तेमाल करके रोम के पेट्रिशियंस ने आम लोगों को बिना एहसास दिलाए गुलाम बना लिया था। और यही खेल आज के बड़े नेता और कॉर्पोरेट्स के मालिक खेलते हैं और इसी का इस्तेमाल करके आम जनता के गुस्से को शांत करते हैं, उनकी क्रांति की भावना को मार देते हैं और सिस्टम को बदलने की उनकी आग को बुझा देते हैं। 2nd सेंचुरी एडी में रोमन पोएट जुवेनाल ने अपनी किताब सटायर में इस सच्चाई का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि सरकार ने लोगों को कुछ आसान सुख सुविधाएं देकर इतना व्यस्त और संतुष्ट कर दिया था कि वो धीरे धीरे सोचना, सवाल करना और बदलाव की बात करना भूल गए थे। लोग अपनी आज़ादी खो रहे थे, राजनीति सड़ रही थी, लेकिन उन्हें इस गिरावट का अंदाज़ा तक नहीं था क्योंकि उनका ध्यान कहीं और बांध दिया गया था। सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इसी रणनीति को जुवेनाल ने एक नाम दिया और वो था ब्रेड एंड सर्कसेस, यानी रोटी और तमाशा। रोम के करप्ट नेताओं को अच्छी तरह से पता था कि अगर आम लोगों को कंट्रोल में रखना है तो उन्हें बस थोड़ा खुश और सेटिस्फाइड रखना होगा। और इसका सबसे आसान तरीका था ब्रेड एंड सर्कसेस, फ्री में खाना और एंटरटेनमेंट, ताकि लोग अपनी परेशानियां, अन्याय और असली प्रॉब्लम्स को भूल जाए। 123 BC में गायस ग्रेकस ने सस्ता अनाज कानून बनाया था ताकि कोई भूखा ना सोए। ये एक सच्चा सुधार था। लेकिन असली मोड़ आया 58 BC में, जब प्लेबियस क्लॉडियस पल्कर नाम का एक महत्वाकांक्षी और चालाक पॉलिटिशियन सत्ता में आया। क्लॉडियस का जन्म एक एरिस्टोक्रेटिक वेल्दी पेट्रिशियन फैमिली में हुआ था, पर सत्ता पाने के लिए उसने अपना स्टेटस बदल लिया और खुद को प्लेबियन बनवाकर ट्रिब्यून ऑफ द प्लेब्स बन गया। ये कोई एक सैक्रिफाइस नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल शॉर्टकट था। उसी तरह से जैसे आज के पॉलिटिशियन खुद को एक कास्ट का बताते हैं और उस कास्ट के लोगों का वोट लेते हैं। ट्रिब्यून बनते ही क्लॉडियस ने फ्री ग्रेन डोल कानून को पास कर दिया। रोम के हज़ारों गरीबों को अब हर दिन मुफ्त में अनाज मिलने लगा था। लेकिन सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये एक सौदा था, अनाज के बदले वोट और समर्थन। जब रोम के भूखे लोगों को मुफ्त में खाना मिलने लगा और उनके सर्वाइवल का सवाल खत्म हो गया, तो उन्होंने अपना जीवन इससे बेहतर करने का जज्बा धीरे धीरे खो दिया। बहुत से लोगों ने काम करना भी छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता गया। फ्री ग्रेन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा नए टैक्सेस लगाने पड़े और प्रोडक्टिव सिटीजन्स पर बोझ बढ़ता गया। मुफ्त खाने के साथ साथ मुफ्त मनोरंजन इतना बढ़ने लगा कि सर्कस मैक्सिमस में 2.5 लाख लोग बैठकर चैरियट रेसेस और ग्लैडिएटर फाइट्स देखते थे। ट्रैजन, रोम के सबसे सक्सेसफुल एम्परर, ने टैसिया कॉन्क्वेस्ट सेलिब्रेट करने के लिए 123 दिनों तक गेम्स चलाए, जिसमें 10,000 ग्लैडिएटर मारे गए, 11,000 जानवरों का नरसंहार हुआ। कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि पूरे एम्पायर की इकोनॉमी हिल गई। एम्परर टाइटस के कोलोसियम इनॉग्रेशन में हज़ारों जानवरों को सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मारा गया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि लोग इकोनॉमी, गवर्नेंस, फॉरेन थ्रेट्स जैसे असली मुद्दों को भूल गए। जब लोग ब्रीड और सर्कस के नशे में डूब गए तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे मरने लगी। एजुकेटेड डिबेट्स और रीजन डिस्कशन की जगह इमोशनल मॉब पॉलिटिक्स ने ले ली थी। जो क्राउड को खुश रखेगा वही जीतेगा। लोगों का मन धीरे धीरे बदलने लगा।
डेमोक्रेसी स्लो है, ये एहसास लोगों में पनपने लगा। डिबेट्स में समय बर्बाद होता है, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो तुरंत रिजल्ट दे। 49 BCE जूलियस सीजर ने इसी साइकोलॉजी को समझा। उसने भी मुफ्त में अनाज और मुफ्त में मनोरंजन दिए, लेकिन साथ साथ रिपब्लिक की फाउंडेशंस को हिलाता रहा। सेनेट को बाईपास करना, लॉज को इग्नोर करना, सब कुछ जनता की भलाई के नाम पर। 27 BCE रोम की कमान ऑगस्टस के हाथों में आ गई और रोम का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। रिपब्लिक से एम्पायर और डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि लोग खुश थे। उन्हें फ्री में अनाज और फ्री में मनोरंजन मिल रहा था। रोम के अंत की शुरुआत। 200 CE के बाद रोम की हालत साफ दिखने लगी थी। पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा पूरी तरह से फ्री स्कीम्स पर डिपेंड हो गया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक बदलाव था लोगों की सोच में। वर्क एथिक और इनोवेशन की भावना धीरे धीरे खत्म हो गई थी। मिलिट्री पावर कमज़ोर पड़ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस और क्रिटिकल हो गए थे। फ्री स्कीम का बर्डन एम्पायर हैंडल नहीं कर पा रहा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी क्योंकि हर एम्पायर सिर्फ पब्लिक को खुश करने में बिजी था, सही गवर्नेंस में नहीं। 476 CE में जब बारबेरियन ट्राइब्स का लास्ट अटैक आया तो रोम के पास रेजिस्टेंस की पावर नहीं बची थी, और इसी के साथ साथ वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था। रोमन एम्पायर के पतन को 1550 साल हो गए हैं। फिर भी रोम की हिस्ट्री आज भी रिलेवेंट है। आज के ज़माने में भी वही इशू है जो पहले थे, और पावर में बैठे हुए लोग वही स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं जो रोम के पेट्रिशियंस ने प्लेबियंस के अगेंस्ट इस्तेमाल की थी। सिर्फ थोड़ा पैटर्न बदल चुका है। आज अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो रोम की कहानी जानी पहचानी लगेगी और कुछ क्लियर सिमिलैरिटीज़ दिखेगी, जैसे फ्री स्कीम्स की बाढ़। पॉलिटिशियंस अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी, पानी, रेशन, लोन वेवर्स का प्रॉमिस करते हैं। ये स्ट्रैटेजी रोम के ग्रैंड डोल जैसी है। एंटरटेनमेंट की बाढ़, सोशल मीडिया एडिक्शन, वायरल वीडियोस, सेलिब्रिटी वर्शिप, सेंसेशनल न्यूज़, ये मॉडर्न टाइप का सर्कस है। अमीर गरीब का बढ़ता हुआ फासला। रोम के पेट्रिशियंस और प्लेबियंस की तरह आज भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है। छोटा सा ग्रुप ज़्यादातर वेल्थ और प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के बेस पर सोसाइटी को डिवाइड करना, जबकि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे रियल इश्यूज पीछे छूट जाते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट की मांग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के तुरंत सॉल्यूशन को चाहना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्लो मानना, जैसे फेक इनकाउंटर्स और बिना प्रूफ के प्रॉपर्टी डिमोलिशन को जस्टिस समझना। सोचने वाले सवाल ये है, क्या हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ कभी रोम गया था? क्या फ्री स्कीम्स, एंटरटेनमेंट, हीरो वर्शिप और इंस्टेंट जस्टिस की मांग में हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भूल रहे हैं? रोम की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर सिर्फ बेनिफिट्स और एंटरटेनमेंट में डूब जाती है तो उसकी अवेयरनेस कम हो जाती है। वो पावर में बैठे हुए लोगों की हीरो वर्शिप करने लगते हैं और उनसे सवाल पूछना बंद कर देते हैं, और तभी होती है डेमोक्रेसी की मौत। मेन सवाल ये है, क्या हम रोम की गलतियों से कुछ सीखेंगे या फिर उन्हें दोहराएंगे? हिस्ट्री उन्हीं के साथ रिपीट होती है जो इसे सीखने से मना करते हैं। ये सिर्फ रोमन एम्पायर के कोलैप्स की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी आज की सच्चाई दिखा रहा है।